इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एनसीईआरटी को टू द पॉइंट और एनसीईआरटी को स्टडी करें, जिससे नीट में या अदर एग्ज़ाम में आपका एनसीईआरटी से आया हुआ क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए देखते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप कि कैसे पढ़ते हैं ताकि अच्छा नंबर ला सके। तो जिसे हम समझते हैं इस चैप्टर से, एक सेल चैप्टर है, उसी से हम जनरली समझते हैं क्या है इसमें। ध्यान रखिएगा, इसमें सिंपली आप जब चैप्टर पढ़िएगा तो उसका पहला चैप्टर में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन से भी नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको भी छोड़ना नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट वहाँ पे क्या बोलते हैं लाइन है उसको ध्यान देना है। जैसे आप देखिए, अब इसको शुरुआत करते हैं। ये नहीं कि सब पढ़ना है, जो बेसिक बात है जहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है उसको देखना है। तो देखिए यहाँ सिंपली अगर बोले तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या लिखता है कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी है। तो ये सेम डिफिनीशन जब लिविंग वर्ल्ड पढ़िएगा वहाँ पे दिया हुआ है। तो आप पहले पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे इसको लाइनिंग नहीं करना है, ठीक है। अब लिखा है यहाँ पे, जब आगे पढ़िएगा लिखा है कि डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है। देयर लाइफ फॉर्म्स एंड अपीयरेंस ओनली ब्रॉट आउट ऑफ देयर डाइवर्सिटी इट इज़ द सेल थ्योरी। कहने का मतलब इसमें दिया गया है, इसके बारे में दिया गया है कि सेल थ्योरी का इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है डाइवर्सिटी से बाहर में। इसके अलावा दिया गया है कि सेल थ्योरी बताता है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, यानी जानते ही हैं क्या है। सेल थ्योरी से पता लगता है कि सेल ही है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये आप 9th में पढ़े होंगे कि बेसिक, अगर हम बोले कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसका बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। ये बता रहा है, तो आपको पहले से पता है, तो इसमें क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन कहाँ आएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा। और इसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है कि जब इसको आप पूरा पढ़िएगा ना तो इसमें कहीं भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सिंपल देखिए, नेक्स्ट स्टेज में कौन चैप्टर पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। लेकिन आपको यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं, सभी नहीं पढ़ना है। इंपॉर्टेंट बात क्या दिया है? क्वेश्चन लिखा है कि फिजिको केमिकल अप्रोच से, यानी फिजिकल केमिकल, यानी ध्यान रखिएगा यहाँ पे आएगा, ये दे देगा फिजिकल केमिकल और फिजिको केमिकल। तो जो लाइन दिया है उसी को याद करना है, क्योंकि नीट में जो क्वेश्चन आया हुआ था वहाँ पर दोनों ऑप्शन था, फिजिको केमिकल भी और फिजिकल केमिकल भी। तो देखिए क्या बोला है कि फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट। तो इसको पूछेगा कि इसको हम जो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी है उसको क्या बोलते हैं। तो बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? तो फिजिको केमिकल अप्रोच से स्टडी करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझते हैं, उसको हम बोलते हैं आरबी, ठीक है। तो आरबी किसे कहते हैं समझ में आ गया। अब यहाँ एक तो मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन होता है, एक होता है इसको मान लीजिए एसर्शन बोल सकते हैं। अब देखिए इसका रीजन क्या दिया है, लिखा है कि देखिए ध्यान से यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात कि द concept and technique of physics and chemistry are applied to understanding biology। इसका मतलब बायोलॉजी को समझने के लिए हम यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंसेप्ट को अप्लाई किए हैं। तो पता है यहाँ पे एक असर्शन एक रीजन। तो बोलता है कि हम फिजिको केमिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि बायोलॉजी को समझने के लिए फिजिकल और केमिस्ट्री का कंसेप्ट ही अप्लाई किया गया है। तो ये असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे बोलता है कि हमको फिजिक्स केमिस्ट्री समझने के लिए बायोलॉजी पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा। यहाँ पे सिंपली बोला है कि बायोलॉजी को समझने के लिए हमको फिजिकल केमिकल अप्रोच का मेथड का सहारा लेना पड़ा। तो अगर क्वेश्चन उल्टा कर देगा कि हमको फिजिक्स केमिस्ट्री समझने के लिए बायोलॉजी का सहारा लेना पड़ा, तो यहाँ ध्यान रखिएगा जब भी इस चैप्टर से इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो एक तो आरबी क्या होता है, आरबी होता है कि हमको फिजिकल केमिकल यानी फिजिक्स केमिस्ट्री के अप्रोच से हमको बायोलॉजी समझना है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म समझना है। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों क्वेश्चन टेस्ट में भी आया हुआ है और नीट में भी आया हुआ है। तो नीट में क्वेश्चन आ चुका है, तो कभी भी इस टॉपिक को पहले प्रकार आपको लोग पढ़ता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। हार्डली एनसीईआरटी में हार्डली 4-5 पेज का अलग अलग जो चैप्टर है उसमें दिया गया है, ठीक है। जिसे मान लीजिए ये तो ये हो गया, ये तो बेसिक बात। अब आते हैं इसके ऊपर, आगे देखते हैं। जहाँ भी डाउट हो वीडियो में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही ट्रिकी भी हमारे चैनल पर जो भी ट्रिक्स देते हैं ताकि बायोलॉजी इजी हो, केमिस्ट्री भी इजी हो, उसके अकॉर्डिंग आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपको जो भी अच्छा लगेगा, जिस टॉपिक में कन्फ्यूजन हो रहा है कोचिंग में, आप उसको कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में वही वीडियो डालेंगे, ठीक है। तो देखिए एक तो ये बात हो गया पहला डिस्क्रिप्शन। दूसरा कि साइंटिस्ट के बात में, दूसरा जो साइंटिस्ट दिया गया है, यहाँ ध्यान रखिए इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ लिखा है ना GN रामाचंद्रन। तो देखिए रामाचंद्रन के बारे में दिया गया है। अब ये नहीं कि सब बैठेंगे, सब नहीं पढ़ पाइएगा, अभी पढ़ लीजिएगा, जब नीट का समय आएगा तो भूल जाइएगा। तो बेसिक बात क्या है ध्यान रखिएगा,
इन्होंने सिंपल बोला गया है कि इन्होंने किस पे काम किया था। तो रामाचंद्रन जी ने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन, पहला क्वेश्चन यहाँ आएगा कि ये किस पे काम किए थे, तो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन। ठीक है, अब आइए इसके अलावा उन्हीं को बोलते हैं रामाचंद्रन प्लॉट। ठीक है, लिखा है ना मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि रामाचंद्रन ने पहली बार रामाचंद्रन प्लॉट दिए थे किसके लिए, तो ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलाजन। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ऑप्शन क्या था, कोलाजन, एमिनो एसिड, लिपिड, ऐसा ऑप्शन था। तो क्या हो गया, कोलाजन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि रामाचंद्रन प्लॉट किसके लिए था, तो कोलाजन के लिए था। ठीक है, काम खत्म, पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं, अब ये नहीं कि सब रट रहे हैं 1982 कुछ नहीं पूछने वाला है, आगे आते हैं, इसको देखिए। तो ऐसा ही एनसीईआरटी टू द पॉइंट पढ़िए। अब यहाँ बोला है, आगे जब पढ़िएगा कि यहाँ लिखा है ना कि रामाचंद्रन मिले थे लिनस पॉलिंग से। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि लिनस पॉलिंग से मिले थे और वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज पब्लिकेशन। रामाचंद्रन मेट किए थे पॉलिंग से और उनसे इन्फ्लुएंस थे मॉडल ऑफ अल्फा हेलिक्स बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर दैट डायरेक्ट हिज अटेंडेंस ऑफ द सॉल्विंग द कोलाजन स्ट्रक्चर। मतलब रामाचंद्रन जो साइंटिस्ट थे वो कोलाजन के बारे में बताए थे उसका ट्रिपल हेलिकल मॉडल में। तो बोले थे ना कि ये कैसे मतलब उनको फ़ायदा हुआ, तो ये लिनस पॉलिंग से मिले थे और लिनस पॉलिंग से मिले थे और लिनस पॉलिंग का क्या आता है, मॉडिफिकेशन क्या था उनका पब्लिकेशन था अल्फ़ा और बीटा हेलिक्स। तो अल्फ़ा बीटा हेलिक्स से इनको हेल्पफुल मिला किसको समझाने के लिए, ट्रिपल हेलिकल मॉडल को। तो पूरे पैराग्राफ में आपको दो ही क्वेश्चन पूछेगा, एक तो रामाचंद्रन प्लॉट कोलाजन के लिए और ये मिले थे लिनस पॉलिंग से, जो लिनस पॉलिंग दिए थे अल्फ़ा और बीटा और इनके मदद से ये ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन बताए थे। तो देखिए, तो आप क्या पढ़े, बेसिक बात पढ़े, तो जब भी टेस्ट में भी आएगा तो यही सब आएगा। अब ये नहीं कि इसके अलावा बहुत सारा आएगा कि कितना में काम किए थे, कुछ नहीं पूछने वाला है। तो इस पूरे पैराग्राफ में दो क्वेश्चन पूछे हम कि रामाचंद्रन ट्रिपल हेलिकल मॉडल किसके लिए दिए थे, कोलाजन के लिए, और एक कोलाजन का स्ट्रक्चर था इसको और डिटेल्स में बता पाए कब, जब ये मिले लिनस पॉलिंग से और लिनस पॉलिंग खुद बता चुके थे अपने पब्लिकेशन में अल्फा और बीटा हेलिक्स से। तो उनके मदद से ये क्या हुआ, ये ट्रिपल हेलिकल मॉडल दिए। तो ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है नीट में ही। ठीक है, आते हैं। तो देखिए ये बेसिक पढ़ने का तरीका है कि आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है उसको पढ़ना है। ठीक है, और इससे भी लगता है कि हमको कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिए, कमेंट में हम जो भी हो कमेंट का एकदम जवाब देंगे और उससे जो भी आपको लगता है कि सर यहाँ पे डाउट है उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, अच्छा आते हैं थोड़ा सा और देखते हैं। ये तो हो गया डिस्क्रिप्शन, पहला तरीका हो गया डिस्क्रिप्शन वाला, दूसरा हो गया साइंटिस्ट वाला और तीसरा देखते हैं। ठीक है, तो तीनों का ध्यान रखना है, तो तीनों में ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए, अब इसमें भी सब नहीं पढ़ना है। चैप्टर का नाम क्या है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या क्या पढ़ना है कि सेल क्या होता है, दूसरा पढ़ना है सेल थ्योरी, तीसरा पढ़ना है कि एक सेल के बारे में ओवरव्यू कि सेल में क्या क्या होता है वो देख लेना है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो आपको इसमें 5 टॉपिक ही पढ़ना है, सेल थ्योरी और सेल में बाहर से क्या क्या दिख गया और उसके अलावा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, तो पहले डिस्क्रिप्शन में आइडिया लग गया कि आपका सिलेबस में क्या क्या है, तो यहाँ पर भी ध्यान देना है। अब आते हैं, जब इसको पूरा पढ़ेंगे ध्यान रखिएगा क्या दिया है, टॉपिक वाइज करके पढ़िए कि हमको इस टॉपिक में या इस पैराग्राफ में वो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। इससे क्या होगा, आपको एनसीईआरटी को और शॉर्ट फॉर्म करने में आसानी होगी। जैसे देखिए सिंपल बोलता है कि जब आप अपने आसपास देखते हैं तो आपको लिविंग मिलता है, नॉन लिविंग मिलता है। तो देखिए ये तो बात हो गया, ये तो सबको पता है, तो इसको काट दीजिए कि हमको ये याद नहीं करना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है कि आपके अगल बगल क्या लिविंग और नॉन लिविंग मिलते हैं, तो आपको पता नहीं है कि हाँ क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग है, तो इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। दूसरी बात और लिखा है कि यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क योर सेल्फ व्हाट इज इट दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, या व्हाट इज इट दैट इनएनिमेट थिंग्स डज नॉट हैव लिविंग। ये बोल रहा है, यहाँ भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिंपल बोल रहा है कि क्या अपने आप से पूछते हैं कि क्या ऐसा चीज़ है जो लिविंग को दर्शाता है और क्या ऐसा चीज़ है जो इनएनिमेट थिंग्स। तो यहाँ पे जब इंसर्ट पढ़िएगा तो एक लाइन यहाँ पे कभी कभी स्टेटमेंट में आपको गलती कर देगा, किसी और क्वेश्चन में भी यहाँ लगा है इनएनिमेट थिंग, इसका मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, या इसी को बोलते हैं
क्या होता है, मैन मेड बोल देंगे तो नॉन लिविंग थिंग्स बात सकते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग। तो अभी आपको कुछ याद यहाँ तक पढ़ना नहीं है, एक आपको इंपॉर्टेंट बात मिला कि एनिमेट के बारे में कि ये नॉन लिविंग होता है। तो अभी तक कुछ क्वेश्चन नहीं है, पहला क्वेश्चन बनेगा तो बोला है ना कि सभी का आंसर एक ही आता है कि जिसके पास सेल होगा वो लिविंग होगा, बस। तो इस पहले से पहला क्या होगा कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर किसी के पास लाइफ है यानी वो जीवित है तो उसमें क्या है, सेल होगा। तो पहला क्वेश्चन ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन में इनएनिमेट था, यानी अभी इस पैराग्राफ से हमको दो बात सीखने को मिला है। अब ये दोनों बात अगर याद रहता है तो कहीं भी क्वेश्चन देगा तो इनएनिमेट आएगा तो समझ जाएगा उसमें एनिमल्स नहीं है, यानी कहीं ना कहीं उसमें नॉन लिविंग है, ठीक है। अब आते हैं, यहाँ से पहला क्वेश्चन ये बन गया और ये तो बहुत सारे चैप्टर में आएगा, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। अब देते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी जितना भी वो सेल से बने हैं, ये पता ही है। अगर कोई है लिविंग तो वो सेल उसमें होगा ही। अब ध्यान रखिएगा कि कोई होता है एक सेल से बना है और कोई मोर देन वन सेल से बना है। तो जो एक सेल से बना है उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर, और जो मोर देन वन से होगा उसको हम बोलते हैं मल्टीसेलुलर। इसी बात को यहाँ दर्शाया है, तो इसको रटने वाली बातें नहीं है। हम तो पहले जान लिए कि सेल क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, यानी जो भी लिविंग है उसमें सेल होगा ही। अब भले ही वो एक सेल होगा या एक से अधिक होगा। तो ये सब क्वेश्चन गलती कभी होता ही नहीं है। देखिए क्या लिखा है कि सिंगल सेल से बनेगा तो यूनिसेलुलर, और अदर कंपोज ऑफ मेनी सेल्स यानी बहुत सारे सेल्स से तो मल्टी सेलुलर। तो आप देखिए इस पैराग्राफ से जब भी पढ़िएगा तो ध्यान रखिएगा, इस पूरे पैराग्राफ से आप जब भी पढ़िएगा तो एक पढ़िएगा कि इनएनिमेट थिंग्स क्या होते हैं, बेसिक यूनिट क्या होते हैं, और यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या होते हैं। तो देखिए इस पढ़ने का तरीका क्या है कि दोबारा इसको पढ़िएगा भी तो आपको टाइम नहीं लगेगा और याद भी हो गया। अच्छा सर बोले हैं इनएनिमेट क्या होता है वो देख लेते हैं, बेसिक यूनिट क्या होता है वो देख लेते हैं, इसके अलावा यूनिसेलुलर क्या होते हैं और प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको और हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए कि सेल इज द बेसिक, यहाँ पर ना पहला टॉपिक आता है। देखिए पहला टॉपिक हमको पढ़ना, इसमें मात्र 5 का टॉपिक पढ़ना है। तो पहला क्या होता है, सेल क्या होते हैं। तो देखिए आप इसको बेहतरीन ढंग से पढ़िएगा टॉपिक वाइज, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। पहले बोल दिया है सेल क्या होता है, ठीक है। जब बोल दिया है कि अगर कोई लिविंग है और उसके पास सेल है, अगर वो लिविंग है तो उसके पास सेल है। अब या तो एक भी हो सकते हैं या एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो देखिए सिंपल बोला है कि चाहे एक सेल हो चाहे मल्टी सेल हो, वो तो लिविंग है। तो लिखा है ना कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी जिसके पास एक सेल है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब जो अकेला है वो भी जीवित है, साथ में वो अपना परफॉर्म कर सकता है सभी फंक्शन ऑफ लाइफ को। जब हम बोल दिए कि एक सेल होगा वो भी लिविंग है, अगर लिविंग है तो वो अपना सब काम एक ही सेल से करेगा। तो क्या कहता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, यानी किसी पर डिपेंड नहीं करके आराम से अकेले जी सकता है। तो यस सर बिल्कुल जी सकता है। दूसरी बात, क्या एक सेल से सभी काम कर सकता है। तो यस सर, जब हम बोल दिए कि उसके पास एक ही सेल है तो किसी और अदर का सेल थोड़ा लगेगा काम करने के लिए, तो अपना काम सब सिंगल सेल नहीं करेगा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन यहाँ बनता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट रहता है और काम अपना स्वतः करता है उसी सेल से, ठीक है। अब लिखा है यहाँ ध्यान रखिएगा कि एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब हम बोल दिए एक सेल है और उस सेल का कुछ पार्ट्स डैमेज हो गया, यानी एक सेल होना चाहिए कम से कम, और एक सेल से कुछ भी थोड़ा बहुत कम हुआ तो डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, यानी वो लिविंग नहीं रहेगा। तो ध्यान रखिएगा चाहे आप एक सेल हो चाहे मल्टी सेल हो, लेकिन सेल तो कंप्लीट होना चाहिए ना, कि सेल का जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी सेल जिसको बोलते हैं क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए बोला गया है कि सेल क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी यूनिसेलुलर होगा तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगा, सब काम उसी काम से करेगा, एक उसी सेल से करेगा। अगर एक सेल से भी कम हो गया तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब कोई भी लिविंग है उसमें सेल होना जरूरी है। तो देखिए इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको नीट में अभी टाइम है साल भर मिनिमम, तो आप क्या कीजिएगा टॉपिक वाइज पढ़िए, और जब भी इस टॉपिक को मान लीजिए हम पढ़ा दिए हैं फिर एक टॉपिक पढ़ा दिए तो इससे क्या क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा यूनिसेलुलर 2 बात है जानते हैं, अगर 2 बात से थोड़ा सा भी कम हुआ तो लिविंग नहीं करेगा। इसका मतलब सेल क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। अब यहाँ पे लिविंग बॉडी से लिखा है कि एंटोनी वॉन लीवेनहुक। जैसे ही बोला लीवेनहुक तो नाम में चिल्ला रहा है कि लीवेनहुक लिविंग। पहली बार क्या देखे थे, लिविंग सेल को देखे थे, लेकिन
पूछ दिया डेड सेल को कौन देखे थे, तो रॉबर्ट हुक देखे थे, रॉबर्ट हुक। और इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ सेल थ्योरी, या फादर ऑफ सेल बोलते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी। यानी जो सेल का स्टडी करते हैं ना, उसमें रॉबर्ट हुक ही है, क्योंकि पहली बार रॉबर्ट हुक ने ही डेड सेल को देखा था, यानी मरा हुआ सेल को देखा था। ठीक है, तो ये बेसिक, तो लिविंग सेल्स भी हो गया और डेड सेल भी हो गया। लिविंग एनसीईआरटी में दिया है तो पूछेगा, और डेड नहीं दिया है तो जनरली नहीं पूछता है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल ये हो गया। पहला आपको देख लिए कि लिविंग सेल्स को किसने देखा था और किसने डिस्क्राइब किया था। तो लिविंग सेल्स को लेवेनहुक ने देखा था और उसको डिस्क्राइब किए थे। उनका फुल नाम क्या है, तो एंटनी वॉन लेवेनहुक। क्या हुआ, तो देखिए इतना आराम से पढ़ना है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, क्योंकि एक दिन में पूरा पढ़ लिए, पता लगा कुछ याद ही नहीं हुआ। तो पहले जैसे हम बोले लिविंग, तो कुछ ट्रिकी में पढ़ना है ना, कि लिवेनहुक लिविंग, तो जैसे लिविंग आया, डेड भी याद हो गया रॉबर्ट हुक से, उनका फादर बोलते ही पता हो गया। ठीक है, अब बोलता है कि रॉबर्ट ब्राउन, ये ब्राउन साहब थे, ये ब्राउन क्या किए थे, न्यूक्लियस को खोज किए थे। ब्राउन जो है ना, ब्राउन साहब वो न्यूक्लियस को खोज किए थे, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस को खोज किए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि लेवेनहुक लिविंग को और न्यूक्लियस को ब्राउन साहब क्या बोलते हैं, नो बॉल, न्यूक्लियस को ब्राउन साहब, न्यूक्लियस को ब्राउन साहब, खत्म। अब बोला है, यहाँ लाइन दिया है, दो बात तो पढ़ किए हैं, एक तो रॉबर्ट ब्राउन, एक न्यूक्लियस के बारे में क्या हो गया, और दूसरा लिविंग वाला। अब यहाँ लाइन दिया है कि द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, जब माइक्रोस्कोप खोजा गया एंड इट्स इम्प्रूवमेंट, जिससे माइक्रोस्कोप खोज लिया गया और उससे इम्प्रूवमेंट हुआ तो बन गया क्या, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोजा गया तो हमको ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ सेल, तो क्वेश्चन पूछ देगा कि क्या सेल का जो भी हमको प्रॉपर डिटेल्स था, क्या माइक्रोस्कोप से पहले से पता है, तो नहीं, माइक्रोस्कोप खोजा गया, उसका इम्प्रूवमेंट हुआ और क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया तो वहाँ से क्या हुआ, पहली बार सेल का विस्तृत जानकारी हुई। तो ये क्वेश्चन आगे जब पढ़िएगा इस चैप्टर में, तो वहाँ दिया है कि 1950s में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोजा गया, तो वहाँ से और डिटेल्स पता लग गया। तो देखिए हमारा मकसद यही था कि एनसीईआरटी को कितना वे में, ट्रिकी वे में, कितना शालीनता से एक एक पॉइंट को समझते हुए भी याद करना है, समझना है, जिससे क्या हो, नीट में बेहतर से बेहतर मार्क्स ला सकें। तो देखिए ये छोटा सा प्रयास था, तो इसको आप देखिए, और फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है, या लगता है किसी और टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट दिया गया उसमें कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि न्यू चैनल है, इसमें हम केमिस्ट्री भी हो, फिजिक्स भी हो और बायो भी हो। तो केमिस्ट्री फिजिक्स में हम जो भी ट्रिक्स होते हैं उसको हम डालते हैं, और बायोलॉजी तो प्रॉपर डालते ही हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कहाँ से देख रहे हैं वो वीडियो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।